नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शिवमंगल से सुमन इसके कवि हैं। यह एक कविता है। आइए कविता पर नज़र डालते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ जानना आवश्यक है। आइए शब्दार्थों पर नज़र डालते हैं। पंछी, पंछी का तात्पर्य सभी जानते हैं, पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त से मतलब है आज़ाद, स्वतंत्र, स्वच्छंद। गगन, आसमान का पर्यायवाची है, आसमान, आकाश, अंबर। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का तात्पर्य है पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद। कनक, स्वर्ण या सोने की। कनक पर्यायवाची है स्वर्ण का या सोने का। तीलियां, सलाखें, या इनको जंजीरें भी कह सकते हैं। तीलियां, सलाखें। पुलकित, प्रसन्न चित्त या कोमल। बहता जल, नदी झरनों का जल, बहता हुआ जल माना गया है यहाँ पर, क्योंकि पक्षी नदी और झरनों का बहता हुआ जल पीते हैं। भूखे प्यासे, बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे। कटुक, कड़वी, कटुक का तात्पर्य है कड़वी। निबोरी, नीम के वृक्ष का एक फल है जो कि स्वाद में कड़वा होता है और पक्षी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो निबोरी है नीम के वृक्ष का कड़वा फल। कटोरी, थाली कटोरी, कटोरी एक छोटा बर्तन होता है जिसको थाली में रखते हैं और सामान्यतः पक्षियों को इसी में दाना पानी दिया जाता है। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा। स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीरें, कड़ियाँ या सलाखें। तो स्वर्ण श्रृंखला का मतलब है सोने की सलाखों से निर्मित एक पिंजरा। और स्वर्ण श्रृंखला का एक सांकेतिक अर्थ यहाँ पर इस कविता में है सुख सुविधाएं। कई प्रकार की सुख सुविधाएं जो पक्षियों को मिल रही हैं उन सभी का तात्पर्य है स्वर्ण श्रृंखला। बंधन, गुलामी या परतंत्रता। जकड़े हुए रहना, बंधन में रहना कहलाता है। तरु, पेड़ का पर्यायवाची है तरु, वृक्ष या पेड़। फुनगी, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते झूलते हैं और सबसे ऊंचाई पर टहनी पर जो पत्ती लगी रहती है वो झूले के समान ऐसे झूलती है और पक्षी उस पर बैठकर आनंद लेते हैं, तो उसी को फुनगी कहा गया है। सामान्यतः पक्षी उस पर बैठकर हवा के साथ झूला झूलते हैं। अरमान, इच्छा या अभिलाषा, चाहत, अरमान है। आकाश, आसमान का पर्यायवाची है, आप सभी जानते हैं। सीमा,
का तात्पर्य है हद या दायरा। तारक अनार, तारे रूपी अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दाने हैं तारक अनार। सीमाहीन, जिसकी सीमा ना हो या असीम, सीमाहीन असीम। क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस मिलन स्थल को कहते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह या इच्छा, होड़ा होड़ी। सामान्यतः इसको हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन एक बहुत चलतू शब्द है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी। नीड़, नीड़ का तात्पर्य है घोंसला, आश्रय है सहारा या शेल्टर, जहाँ पक्षी रहते हैं। जैसे पक्षी घोंसले में रहते हैं तो घोंसला उनका आश्रय है, या कहीं वो घोंसला बनाते हैं तो जहाँ भी उनको सहारा मिलता है वो आश्रय कहलाता है। छिन्न भिन्न, नष्ट भ्रष्ट कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। आकुल उड़ान, उड़ने की व्याकुलता या अधीरता। आकुल उड़ान, पक्षी पिंजरे में है और उड़ने के लिए व्याकुल हैं, अधीर हैं, उड़ने के लिए बेचैन हैं। विघ्न, बाधा या मुसीबत है विघ्न। कोई हमारे काम को रोकता है तो हमारे कार्य में बाधा आ जाती है या विघ्न आ जाता है, वही है विघ्न, बाधा या मुसीबत। आइए जानते हैं कविता का सार क्या होगा। एक नज़र डालते हैं कविता के सार पर। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में आज़ादी और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया है। इस कविता को पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से दर्शाया गया है। कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी की भावनाओं को स्वर प्रदान किया है। पक्षी अपनी दुख भरी कहानी, व्यथा प्रकट करते हुए कहता है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम खुश नहीं रह सकते और ना ही मीठे स्वर में गाना गा सकते हैं। पिंजरा सोने का भी हो जाए तो भी उसकी तीलियों से टकराकर हमारे नाजुक कोमल पंख टूट जाएंगे। हम तो रोज़ नदी झरनों के बहते हुए जल को पीने वाले हैं। पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि गुलामी में मिलने वाले अच्छे अच्छे व्यंजन भी हमें आकर्षित नहीं करते या ललचा नहीं सकते। सोने की कटोरी में रखे मैदा से तो नीम की कड़वी निबोरी खाना अधिक अच्छा है। परतंत्रता या गुलामी में जीवन जीते जीते हम सोने के पिंजरे में रहकर अपनी सारी उड़ानें भूल गए हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के छोर की कोमल कोमल पंक्तियों के पास बैठकर झूला झूलने की बात तो अब केवल ख्वाब बनकर रह गई है। आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते उड़ते और भी अधिक ऊंचाइयों को छूने की इच्छा सब बेकार हो गई है। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो हमारे मन में ही रह गया है। पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करता है और कहता है कि यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारे प्राण ही निकल जाते। अंत में पक्षी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो, हमें टहनी का सहारा भी मत दो, लेकिन ईश्वर ने यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो। हमें स्वतंत्रता पूर्वक आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने दो। ये था कविता का सार। कविता में जो मूलभूत बातें बताई गई हैं
उनको भी हमने सुना। आप इसको एक दो बार और ध्यान से सुन सकते हैं, और सुनने के साथ साथ आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, और इसको अपने शब्दों में भी आप बोल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कविता का भावार्थ। 4-4 पंक्तियाँ लेंगे कविता की और उनका अर्थ करेंगे। देखते हैं पहली 4 पंक्तियाँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी हैं स्वतंत्र आसमान के, हम आसमान में स्वतंत्रता से उड़ने वाले पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर, सोने की जो श्रृंखलाएं हैं, कड़ियां हैं, सलाखें हैं, उनसे टकरा के हमारे पुलकित पंख, कोमल और जो प्रसन्न चित्त कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। अब ये सोचने की बात है कि पिंजरे में बंद पक्षियों के पंख क्यों टकराएंगे पिंजरे से? क्योंकि पक्षी पिंजरे में बंद रहने का आदी नहीं है। वह पिंजरे की छोटी सी जगह में उड़ने का प्रयास करेगा, और इस उड़ने के प्रयास में उसके पंख सोने की तीलियों से टकराएंगे और टकराकर टूट जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा पिंजरे में बंद पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। इसका तात्पर्य है कि वह उस पिंजरे को छोड़कर उड़ना चाहता है स्वतंत्र आसमान में। ये देखिए, इसकी व्याख्या पर एक नज़र डाल लेते हैं। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा कर हमारे नाजुक पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाने चाहा है, स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है, दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। इन पंक्तियों में कुछ विशेष बातें हैं। स्वतंत्रता के महत्व को व्यक्त किया गया है। ये विशेष बातें भी आपको भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के महत्व को व्यक्त किया गया है और पक्षियों के मन की बात को बड़ी बारीकी से बताया गया है। पक्षी के मन में जो बातें चल रही हैं, शब्दों के माध्यम से उसे बखूबी निभाया गया है। और जब आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आप भी पक्षियों के भाव के साथ शामिल होकर आप महसूस करेंगे कि हाँ, पिंजरे में बंद रहना कितना कष्टकारी या दुखदायी हो सकता है। आगे की पंक्ति जानते हैं। बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब देखिए, यहाँ पर पक्षी अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं। पहले स्वभाव के बारे में कहते हैं कि बहता जल पीने वाले, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। कहाँ मिलता है बहता जल? नदी में, झरने में, तालाब में। प्राकृतिक रूप से बहता हुआ पानी हम पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और प्रति पिंजरे में हम बंद रहेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। अब पक्षी कहते हैं कि हमें कहीं श्रेयस्कर है, कहीं अच्छी है, कहीं उत्तम है कड़वी निबोरी, कड़वा नीम का फल हमें कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है इस सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से, या सोने की कटोरी में रखे हुए खाने से। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सोने की कटोरी में रखा हुआ खाना उसे गुलामी में मिल रहा है, वह परतंत्र है, बंधनों में जकड़ा हुआ है, इसीलिए उसे आज़ादी पूर्वक स्वतंत्रता से बहता हुआ जल पीना अच्छा लगता है। कड़वी निबोरी अच्छी लगती है क्योंकि उसे वह उसके मन के मुताबिक मिलती है, मन के अनुसार मिलती है, इसीलिए उसे कड़वी निबोरी अच्छी लगती है, ना कि सोने की कटोरी में रखा हुआ आटा, मैदा या कोई भी खाद्य पदार्थ। देखिए, व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी, झरनों का बहता जल पीने वाले हैं,
हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की निबोरी खाकर ही खुश रहते हैं। इसीलिए उनकी इच्छा है कि उन्हें वैसा ही वातावरण प्रदान किया जाए। उन्हें गुलामी का जीवन पसंद नहीं है। अब इन पंक्तियों में विशेष बातें ये हैं कि प्राकृतिक वातावरण के महत्व को दर्शाया गया है। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक वातावरण का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में होता है, पक्षियों के जीवन में भी होता है। यदि हमें अपने वातावरण से विमुख या अलग कर दिया जाए तो हमारा मानसिक विकास या शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, हमारा मन नहीं लगता है। उसी प्रकार से पक्षी हैं, यदि उन्हें प्रकृति से उठाकर कृत्रिम वातावरण में, पिंजरे में या घर के अंदर कैद कर दिया जाए तो उनकी जो नैसर्गिक या प्राकृतिक दिनचर्या या जीवन है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। अपनी इच्छा से मिलने वाले खाद्य पदार्थ अधिक रुचिकर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा मन जो करेगा हम वो खाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी दूसरे के द्वारा दिया गया अच्छे से अच्छा खाना यदि हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हमें वो बेहतर नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा वो खाने का मन नहीं है। तो पक्षी भी अपने मन का करना चाहते हैं, हर कोई अपने मन का करना चाहता है। तो पक्षी का मन क्या है? प्राकृतिक रूप से जो खाना खाने मिलता है, प्राकृतिक रूप से जो पानी पीने मिलता है उसको पीना चाहते हैं, उसको खाना चाहते हैं और प्रकृति में विचरण करके ही प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें गुलामी का जीवन पसंद नहीं है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। अब देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की जंजीरों की जकड़न में, बंधन में बंधी हुई है, पक्षी बंधा हुआ है, पिंजरा का तात्पर्य है बंधन। तो सोने की जंजीरों के बंधन में बंधे हुए पक्षी अपनी उड़ान और गतियां भूल गए हैं, उड़ना भूल गए हैं। उड़ते समय जो वो तेज उड़ते थे, गति पकड़ते थे, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। अब केवल उन्हें सपने आते हैं। किस चीज़ के सपने आते हैं? तरुगी फुनगी पर के झूले। उन्हें सपने आते हैं कि वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की सबसे ऊंची डाल की सबसे ऊंची पत्ती पर बैठकर हवा के साथ झूले झूल रहे हैं। उन्हें वो अब केवल सपनों में आता है। अब वो ये कर नहीं सकते क्योंकि पिंजरे में बंद हैं। देखिए, जानते हैं इसकी व्याख्या। पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व गति सब भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूला झूल रहे हैं। पहले तो बस सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर हवा के साथ झूला झूलते थे और यह सब बातें अब केवल स्मृति में शेष हैं। यह सब बातें अब केवल स्मृति में शेष हैं। क्योंकि पक्षी सोने के जंजीरों में बंद होकर अपनी उड़ने की आदत और गति सब भूल गए हैं। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद होकर अपनी उड़ाने या उड़ने की आदत और गति सब भूल गए हैं। इन पंक्तियों में विशेष है कि पक्षी की भावना स्मृति पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर पक्षी जो भावनाएं व्यक्त कर रहा है वो उसकी यादों में है, स्मृति में है। अब वह ये उड़ाने नहीं भर पा रहा है, तरुगी फुनगी पर के झूले नहीं झूल पा रहा है, उड़ने में गति नहीं है, ये सब उसको याद आ रहा है या स्मृति में है कि वह ऐसा किया करता था। तो ये पंक्तियाँ स्मृति पर आधारित हैं। एक विशेष बात इसमें यह है कि पक्षी अपने पुराने जीवन को पुनः महसूस करना चाहते हैं। पक्षी जब वो आज़ाद थे तो आज़ादी के समय जैसे उनका जीवन था उस जीवन को पुनः महसूस करना चाहते हैं। देखिए, अब जानते हैं आगे की पंक्तियाँ। ऐसे थे अरमान की उड़ते
नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब पक्षी फिर कहता है कि ऐसे थे अरमान, कि ऐसी इच्छा हुआ करती थी उड़ने की, ऐसे थे अरमान की उड़ने की ऐसी इच्छा हुआ करती थी नील गगन की सीमा पाने। ऐसी उड़ने की इच्छा हुआ करती थी कि नीले गगन की, जो नीला आसमान हुआ करता था, उसकी सीमा को पाने के लिए आगे देखते जाते थे और आसमान में उड़ते जाते थे। और कहाँ तक पक्षी उड़ते थे? जहाँ तक आसमान का छोर ना मिल जाए, उसकी सीमा पाने के लिए, जहाँ तक आसमान की हद है, जहाँ तक आसमान फैला हुआ है, उसके फैलाव को अपने पंखों में सिकोड़ने के लिए पक्षी उड़ान भरते थे और ऐसी उड़ने की उनकी इच्छा भी हुआ करती थी। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल किरणों के समान चोंच को खोलकर जब उड़ते थे तो ऐसा लगता था कि लाल किरणों के समान चोंच को खोलकर वो चुगते तारक अनार के दाने, अनार की पंक्तियों के समान आसमान के तारों को चुग रहे हैं। अपनी चोंच खोलकर वो आसमान के तारों को चुगते हुए उड़ान भरते थे आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए, आसमान की हद को, उसके फैलाव को जानने के लिए। ऐसी उनकी उड़ने की इच्छा हुआ करती थी। देखते हैं व्याख्या। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें और अपनी चोंच से आसमान के तारों को चुग लें। पक्षियों की चोंच लाल किरणों के समान थी और आसमान के तारे अनार के दानों के समान बिछे हुए थे। अब यह पक्षी की स्मृति में शेष है, अब यह पक्षियों को केवल याद है। जब पक्षी आज़ाद थे तब नीले आसमान में उड़ते जाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जब तक आसमान के छोर को नहीं छू लेंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। पिंजरे में बंद पक्षी के इस प्रकार के अरमान अब धूमिल हो गए हैं। इन पंक्तियों में विशेष बात है कि उन्मुक्त और उत्साहजनक स्वभाव की झलक प्राप्त होती है। कवि जो पक्षी के माध्यम से बातें बता रहा है उसमें पक्षी के उन्मुक्त और उत्साहजनक स्वभाव की आभा या झलक प्राप्त हो रही है। और पूरे पद की जो भाषा है वो सरल है, एकदम सहज है और बोधगम्य है, पढ़ते ही समझ में आ जा रही है। पक्षी की जो भावनाएं व्यक्त कर रहा है पक्षी, उसको पढ़ते ही हम समझ पा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि भाषा सरल, सहज व बोधगम्य है। देखिए आगे का पद, आगे की पंक्तियां। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब देखिए जब पक्षी के अरमान होते थे उड़ने के, आसमान की हद को पाने के लिए, तो होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज का तात्पर्य है आसमान और धरती जहाँ दूर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो बिंदु क्षितिज है। और इसको कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आसमान और धरती कभी मिलते नहीं हैं। लेकिन पक्षी उड़ते हुए सीमाहीन, असीम क्षितिज को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा लगाते थे। इन पंखों की होड़ा होड़ी, क्षितिज से प्रतिस्पर्धा होती थी, पंख फैलाकर उड़ने लगते थे और क्षितिज को छूने की लालसा उनके मन में होती थी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उड़ते उड़ते या तो वो क्षितिज को प्राप्त कर लेते, क्षितिज पर जाकर वहां से वापस आते, या फिर इस प्रयास में उनकी सांसें तन जाती या प्राणांत हो जाते। या तो वो क्षितिज से मिलते या इस क्षितिज को प्राप्त करने के प्रयास में वो अपने प्राण गंवा बैठते। बस यही उनके पास दो विकल्प थे। देखते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार प्रतिस्पर्धा लग जाती थी कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते थे या अपने प्राण गंवा बैठते थे। जब पक्षी उन्मुक्त रूप से आसमान में उड़ते थे
तब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आसमान में उड़ते जाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जहां धरती और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं वे उस बिंदु तक जाकर वापस लौटेंगे या फिर इसी कोशिश में अपने प्राण गंवा देंगे। लेकिन अब पिंजरे में बंद पक्षी यह केवल सोच सोचकर दुखी हो रहे हैं। पहले पक्षी आज़ाद था, स्वतंत्र था, अपने स्वभाव के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल उड़ता था, लेकिन अब पिंजरे में बंद है, दुखी है। उड़ानें अब उसकी केवल सोच में या स्मृतियों में ही विद्यमान है। अगली पंक्तियां हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब पक्षी का रवैया थोड़ा सा तीखा हो रहा है और कह रहा है कि नीड़ ना दो। पक्षी कहता है कि टहनी का मुझे नीड़ ना दो, घोंसला ना दो मुझे रहने के लिए, ना टहनी दो ना घोंसला दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो भी मेरा आश्रय है, जहाँ भी मेरा स्थल है, सहारा है रहने का, उसे छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो हमारी उड़ानों में, जिस उड़ान के लिए हम आतुर हैं, व्याकुल हैं, उस उड़ान में बाधा न डालो, उस उड़ान में व्यवधान प्रस्तुत न करो। हमें निर्विघ्न रूप से, उन्मुक्त रूप से स्वच्छंद आसमान में उड़ने दो। देखिए व्याख्या में है, पक्षियों की इच्छा है कि उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में कोई बाधा ना डालो, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। अर्थात पक्षी कहते हैं कि न घोंसला चाहिए, न उन्हें टहनी चाहिए और न कुछ और चाहिए, लेकिन उन्हें, या पक्षी खुद कहते हैं कि मुझे जो ईश्वर ने पंख दिए हैं तो उन पंखों की सहायता से उड़ने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना डाले, स्वतंत्रता पूर्वक हमें उड़ने दिया जाए और किसी प्रकार का बंधन हमें ना दिया जाए। इन पंक्तियों में कुछ विशेष बातें हैं जो हैं कि स्वतंत्रता की भावना मुखरित हुई है। हालांकि पूरी कविता में ही स्वतंत्रता के भाव हैं और इन पंक्तियों में भी वही भाव हैं, और मन की स्थिति को सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। पक्षी के मन की स्थिति को कवि ने भली भांति आसान से शब्दों में एकदम सटीक तरीके से व्यक्त किया है। तो ये थे कविता का भावार्थ था। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक हमने पूरा जाना कि कविता में क्या बात कही गई है, पक्षियों ने किस तरीके से अपने मन की बातें कही हैं, और एक एक शब्द का अर्थ भी जाना और उनका भावार्थ भी जाना। अब हम नज़र डालते हैं प्रश्नों पर। एक प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? जब पक्षी को पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो आखिरकार वो पिंजरे में बंद रहना क्यों नहीं चाहते? खाना पिंजरे में मिल रहा है, सोना मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, बड़े से घर में रहने मिल रहा है, सोने का पिंजरा है, सोने की कटोरी है, अच्छा अच्छा खाने मिल रहा है, फिर आखिरकार क्यों पिंजरे में पक्षी बंद रहना नहीं चाहता? तो इसके उत्तर में वो सभी कारण आएंगे जो कारण वह चाहता है, या जिन कारणों को वह केवल अभी स्मृति में रखे हुए हैं, यादों में संजोए हुए हैं। देखते हैं कैसे इसके उत्तर को हम लिखेंगे। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं। उन्हें बंधन पसंद नहीं है, वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना,
कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूला झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना और उड़ान भरना ही पसंद है। पक्षी अपना नैसर्गिक जीवन छोड़कर पिंजरे में सुख सुविधाएं पाकर भी मनपसंद जीवन नहीं जी सकते। उन्हें तो खुला आकाश और बंधन रहित जीवन पसंद है, इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा या अरमान पूरे करने चाहते हैं? देखते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भी वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो पक्षी करना चाहते हैं। देखिए, पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि पक्षी खुले आकाश में उड़ें। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। अपने पंखों को फैलाकर अपने मन के मुताबिक उड़ान भरकर क्षितिज को छूना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में वो सभी बातें लिख देनी हैं जो पक्षी के मन में हैं। उपरोक्त सभी कार्य पक्षी अपने मन के अनुसार आज़ादी पूर्वक करना चाहते हैं, इसलिए वे अपने प्राकृतिक जीवन को जीकर इन सभी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर इस प्रकार की इच्छाएं पूरी करना उनके लिए संभव नहीं है। पिंजरे में रहकर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए वो स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी के अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाव स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति दी गई है, इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका भाव हम पहले भी कविता के भावार्थ के दौरान समझ चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसका भाव। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का भाव यह है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते, पक्षी स्वतंत्र होते, यदि वे स्वतंत्र होते तो अपने कोमल व सुंदर पंखों को फैलाकर इस तरह उड़ान भरते कि धरती और आसमान के मिलन स्थल क्षितिज को छूकर ही आते, या फिर इस प्रयास में उनकी सांसें भर जाती। पक्षी उन्मुक्त रूप से उड़कर क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करते और इस प्रयास में यदि उनके प्राण भी निकल जाते तो उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इस प्रकार आप इन पंक्तियों का भाव लिख सकते हैं। ये कुछ प्रश्न थे। इन प्रश्नों के बाद कविता से आगे की बात है पाठ में। कविता से आगे हम उन बातों को करते हैं जो बातें हम पाठ को पढ़कर सीखते हैं। पाठ पढ़ा, हमारी समझ विकसित हुई, समझने के बाद हमने कुछ बातें जानी और हम अब उस कविता पर आधारित या उस कविता से जुड़ी हुई बातें भी बता सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अब पक्षी पालते हैं, उसके बाद पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब हमने कविता पढ़ी, कविता में पक्षियों के बारे में जाना, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें गुलामी का जीवन पसंद नहीं है। तो ऐसे में निश्चित ही हमारे मन में विचार उठेंगे कि क्या पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे उत्तर में बांधेंगे। प्रश्न की में पूछा गया है कि अपने विचार लिखिए, तो हम अपने विचार लिखेंगे। मेरे अनुसार
मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उन्हें ऊंची उड़ान भरने दी जाए, ऊंची उड़ान भरने दिया जाए। वे हरदम उन्मुक्त और स्वच्छंद प्रकृति में विचरण करना चाहते हैं। पेड़ों पर घोंसला बनाकर, नदी झरनों का पानी पीकर, अपने मन के अनुसार कलरव करके अपना जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें बंधन में रहकर अच्छे से अच्छा खाना और सुख सुविधाएं दी जाएं, लेकिन आज़ादी के बिना उनका जीवन बेकार है। अतः पक्षियों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी यदि पिंजरे में रहता है तो अपने वास्तविक जीवन को छोड़कर कृत्रिम जीवन जीता है, जो कि उसे कतई पसंद नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। अब देखिए, ये प्रश्न ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? हम सभी देखते हैं, पालतू पक्षी देखते हैं, तोते पालते हैं, कई मोर पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, तो उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती है ये हमें लिखना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। एक बार मेरे मित्र ने तोता पाला था। उसके पिताजी उसे मेले से खरीद कर लाए थे। तोते का नाम जिमी रखा था। वह जिमी की परवरिश एक छोटे बच्चे की भांति करते थे। मेरे दोस्त की माँ सुबह सुबह उसे पिंजरे समेत घर के बाहर बगीचे में लेकर जाती। वह तोता बाहर का वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाता और जोर जोर से पंख फड़फड़ाता। वे अपने तोते को नहलाते भी थे। खाने में बाजरा व कटोरी में पानी पीने के लिए देते थे। अमरूद, अंगूर और हरी मिर्च भी उसे खाने के लिए दी जाती थी। ठंड के मौसम में उसको धूप में और गर्मी के समय उसे घर के अंदर ही रखते थे। जिमी को दूसरे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली से बचाकर रखना पड़ता था। जिमी पिंजरे में ही सो जाता और इस प्रकार उसकी दिनचर्या चलती। लेकिन मेरे मित्र का कहना था कि उड़ता हुआ पक्षी जितना खुश और संतुष्ट दिखाई देता है, पिंजरे में बंद पक्षी नहीं। पिंजरे में पक्षी से प्राकृतिक जीवन छिन जाता है और अपने मन के मुताबिक कार्य नहीं कर पाता है। जिमी भी ऊंची उड़ान भरना चाहता है, लेकिन पिंजरे में बंद रहने के कारण मजबूर है। अतः पक्षियों को खुश करने के लिए उनकी देखभाल करने से बेहतर है कि उन्हें उनके उन्मुक्त वातावरण में आज़ाद कर दिया जाए। पक्षियों को गुलामी में या बंधन में रखकर उन्हें अच्छा खाना देने से बेहतर है कि उन्हें छोड़ दिया जाए आसमान में उड़ने के लिए, और उन्हें फिर जो भी खाने के लिए मिले वो उनके मन मुताबिक मिलेगा और उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि वो उड़ान भरकर अपने मन के अनुसार अपनी ज़िंदगी जिएंगे जो उन्हें बेहतर लगेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। बिल्कुल सही बात है। पक्षी यदि पिंजरे में बंद रहेगा तो पक्षी की आज़ादी तो जाएगी, साथ ही पर्यावरण भी कुप्रभावित, दुष्प्रभावित होगा, क्योंकि पक्षी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। इस विषय में हमें अपने विचार लिखने हैं। जानते हैं कि किस प्रकार से पक्षी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार पर्यावरण को हानि होगी। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनका स्वतंत्र जीवन तो छिन ही जाता है, साथ में हमारी प्रकृति या पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पक्षी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रकृति को उपजाऊ, फर्टाइल
बनाने का काम करते हैं, प्रकृति की सुंदरता को बनाते हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम भी करते हैं। हर प्राणी की इस प्रकृति में अपनी भूमिका होती है। यदि हम पक्षियों को उनकी भूमिका से वंचित रखेंगे तो कहीं न कहीं प्रकृति भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। यदि पक्षियों की संख्या कम हो जाएगी तो पर्यावरण में छोटे छोटे कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वह मानव जीवन को कष्टकारी बना देंगे। पक्षियों की संतुलित संख्या प्रकृति में आवश्यक है। पक्षियों की संतुलित संख्या प्रकृति में आवश्यक है ताकि जीवन चक्र संतुलित रूप से चल सके। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र संतुलित रूप से चल सके। पर्यावरण संतुलन, एनवायरनमेंट बैलेंस व जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हर प्राणी को उनके नैसर्गिक परिवेश में जीवन यापन करने का अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुमान और कल्पना भाग में किन बातों का समावेश किया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। एक विषय आपको दिया गया, इस पर आपको डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करनी है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता से पहले हमें उस विषय पर विचारों और भावों का निर्माण करना है। तो इस विषय पर हमें कुछ विचार बनाने होंगे, इस विषय को जानना होगा। तो विषय यही है कि मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है, इस लाइफ स्टाइल, इंसानों की लाइफ स्टाइल और उस लाइफ स्टाइल से जो शहरीकरण हो रहा है उससे जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं। मानव की वर्तमान जीवन शैली के कारण आसपास का वातावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आधुनिक जीवन शैली के कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। शहरीकरण बढ़ने से औद्योगिकीकरण भी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। जब शहर बढ़ेंगे तो उद्योग और फैक्ट्रियां भी डलेंगी, जिस कारण से जहरीली गैसें वायुमंडल में घुल रही हैं। नदियों का पानी रसायनों से प्रदूषित हो रहा है, या रसायन का तात्पर्य है केमिकल्स। नदियों का पानी रसायनों से प्रदूषित हो रहा है। यंत्रों की आवाज़, यंत्र तात्पर्य मशीन है, यंत्रों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन फैल रहा है। वायुमंडल में केमिकल्स, रसायनों के छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स घुलने से सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांसों से संबंधित रोग फैल रहे हैं। पक्की संरचनाएं, कंक्रीट स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं। पक्की संरचनाएं जैसे बड़े बड़े भवन, पक्की सड़कें, पक्के बाजार, बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियां आदि बनने से प्राकृतिक और नैसर्गिक जीवन शैली प्रभावित हुई है। प्रदूषण बढ़ने से प्रकृति का लगातार ह्रास हो रहा है, लगातार निम्नीकरण हो रहा है। प्रकृति की गुणवत्ता कम होती जा रही है, हरियाली कम होती जा रही है, खाद्य पदार्थों के पौष्टिक गुण नष्ट होते जा रहे हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ने से प्रकृति पर दबाव आ गया है। आधारभूत सुख सुविधाएं व भरण पोषण से आम जनजीवन वंचित
हो गया है। ऐसे वातावरण में पक्षी भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। घने व छायादार वृक्षों की छांव से पक्षी वंचित होते जा रहे हैं। निर्जन, सुनसान, ध्वनि रहित नैसर्गिक वातावरण अब उन्हें प्राप्त नहीं होता है। पीने के लिए शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो पाता है। उनके शिकार होने का खतरा उन पर बना रहता है। धूल, धुएं और जहरीले रसायनों के पानी और हवा में घुलने के कारण पक्षी भी इससे बीमार हुए हैं और मौत का शिकार भी हुए हैं। पक्षियों व वन्य प्राणियों पर आए संकट को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। कल कारखानों व यंत्रों को इस तरह स्थापित किया जाना चाहिए कि उनके कारण पक्षियों को नुकसान ना हो। कचरा प्रबंधन, रसायन प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन होने से पक्षियों के नुकसान को कम किया जा सकता है। मैनेजमेंट है, यहाँ प्रबंधन का तात्पर्य है मैनेजमेंट, तो हर प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए जो प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कचरा, गार्बेज, रसायन, केमिकल, अपशिष्ट और फैक्ट्री चलने से जो भी निम्न गुणवत्ता के पदार्थ निकलते हैं उन सभी के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिससे वातावरण व पक्षियों को नुकसान ना हो। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास या घर बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के मदद करना आवश्यक समझेंगे? किस तरह की मदद करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। एक बहुत सामान्य सी परिस्थिति है और कई बार हम इस परिस्थिति से रूबरू भी हुए हैं कि घर बदलना पड़ रहा है, लेकिन घर में पक्षी ने घोंसला बनाया है, घोंसले में अंडे भी दिए हैं। अब हम क्या करें? तो सामान्य सी बात है कि हमारे घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है और हमें घर खाली करके जाना पड़ रहा है, तो हम यह प्रयास करेंगे कि घोंसले को यथास्थान उसी स्थान पर रहने दिया जाए और पक्षी को आने जाने के लिए जगह छोड़ी जाए। घर को बंद करके जाना पड़ रहा है तो घोंसले को किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए जहां पक्षी आ जा सकता है और किसी जानवर या बड़े पक्षी की नज़र भी उस पर ना पड़े। तो घर खाली करने के बाद पक्षी अपने घोंसले में आ जा सके, अपने अंडों की देखभाल कर सके, इस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए ताकि पक्षी के अंडे विकसित हो सकें और उनसे उनके बच्चे निकलें और वो भी बड़े होकर पर्यावरण में आनंदपूर्वक जीवन जी सकें। अब देखिए, पाठ में भाषा की बात है। भाषा की बात में हम व्याकरण की बात करते हैं। इस पाठ में कुछ व्याकरण से संबंधित बातें हैं, नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी, ये शब्द हैं स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी। इन शब्दांशों में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। यहाँ रेखांकित शब्द होंगे स्वर्ण और लाल। कविता में खोजकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और यदि उनके गुणों की विशेषता बताई जा रही है तो गुणवाचक विशेषण है।
तो कविता में कुछ शब्द हैं जैसे कनक तीलियाँ, कनक तीलियाँ, कनक मतलब स्वर्ण, तीलियाँ सोने की तीलियाँ, कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, और तारक अनार, अनार की पंक्तियां, तारक अनार। अब अगला प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। भूखे प्यासे के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये होता है सामासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, ये जो चिन्ह है यह है सामासिक चिन्ह, और इस शब्द के से हमें और AND एंड का संकेत मिलता है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, सुबह शाम, सुबह और शाम, दाल रोटी, दाल और रोटी। इस तरीके के कई शब्द हैं जिनका हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ये शब्द सिर्फ उदाहरण के तौर पर हैं, आप इनके अलावा भी नए शब्द लिख सकते हैं। सुख दुख, सुख और दुख, बुरा अच्छा या अच्छा बुरा, तो कह सकते हैं कि अच्छा और बुरा, बुरा और अच्छा। या अच्छा आगे होना था, बुरा पीछे होना था, तो हो जाता अच्छा और बुरा। अपना पराया, अपना और पराया, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। अब इस कविता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप कविता को समझने के बाद आसानी से दे सकते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान होगा। आइए नज़र डालते हैं इन प्रश्नों पर। बंद पिंजरे में पक्षियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? क्या वे इन सुविधाओं से खुश होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है अब, क्योंकि हमने कविता में पक्षियों के बारे में बहुत अधिक चर्चा की है। तो बंद पिंजरे में पक्षियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं हैं, उन्हें पिंजरे में ही खाना मिलता है, पिंजरे में ही पानी मिलता है, उन्हें मौसम या दूसरे जानवरों से सुरक्षा प्राप्त होती है, सोने का पिंजरा होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हें आलीशान घर मिल रहा है, एक बड़े से घर में रहते हैं। जिन घर में वो पाले जाते हैं वो उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, उनके कोई मेहमान आते हैं तो पक्षियों का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कराया जाता है। ये सारी सुख सुविधाएं हैं पक्षी के लिए। अब चाहे पक्षी के लिए उसके जीवन में महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन ये सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं। अब हम आगे लिख सकते हैं, जब पूछा गया है कि क्या वे इन सुविधाओं से खुश होते हैं, तो हमें आगे लिखना होगा नहीं, पक्षी इन सुविधाओं से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षियों का मूलभूत गुण है आसमान में ऊंचे उड़ना, प्रकृति के साथ रहकर प्राकृतिक जीवन को जीना, बहता हुआ जल पीना, खुले आसमान में उड़ानें भरना, पेड़ों के पत्तियां और उनके फलों को खाना, जैसे नेबोरी को खाना, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षियों के समूह में उड़ना, ऊंचाइयों पर उड़ना, ये सब पक्षियों की आदतें हैं। तो ये सब बातों से पक्षी वंचित हो जाते हैं, उनसे रहित हो जाते हैं, इसीलिए पक्षी पिंजरे में खुश नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी उड़ने के लिए क्या क्या त्याग करने को तैयार हैं? कविता में इस बात की चर्चा की गई है कि पक्षी उड़ने के लिए क्या क्या त्याग करने के लिए तैयार हैं। पक्षी को ना सोने की कटोरी में मैदा चाहिए, ना सोने की जंजीरों से बना पिंजरा चाहिए, ना उन्हें
किसी प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए, ना वो टहनी चाहते हैं, ना आश्रय चाहते हैं, लेकिन वो उड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, तो उनकी उड़ान में कोई किसी प्रकार की बाधा ना डालें। अगला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे से बाहर निकलकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी पिंजरे से बाहर निकलकर ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं, पेड़ की टहनी पर ऊंची पत्तियों पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं, नदी और झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, ऊंची ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके क्षितिज को छूना चाहते हैं। इस प्रकार की इच्छाएं हैं जिन्हें आसानी से अपने शब्दों में लिखा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, पक्षियों को स्वतंत्र जीवन क्यों पसंद है? इसका उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं कि पक्षियों को स्वतंत्र जीवन इसीलिए पसंद है क्योंकि स्वतंत्रता में पक्षी अपने मन के अनुसार जीवन जी सकते हैं। प्रकृति के साथ रहना सभी को पसंद होता है और अपने नैसर्गिक जीवन को हर प्राणी जीना चाहता है। पक्षी भी इसी प्रकार से प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं, प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करके बहता हुआ जल पीकर, पेड़ की निबोरियाँ खाकर, आसमान में ऊंचे उड़कर अपने जीवन को पक्षी जीना चाहता है। इसीलिए उसे स्वतंत्र जीवन पसंद है, पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। अब अगला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? तो इसमें लिखा जा सकता है या बताया जा सकता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि किसी पक्षी को कभी गुलामी में नहीं रखना चाहिए। पक्षी को उनके प्राकृतिक जीवन में जीने के लिए मुक्त कर देना चाहिए। हमें पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना है, उन्हें गुलाम नहीं बनाना है। और यदि किसी ने पक्षी को पिंजरे में रखा है तो हमें उन व्यक्तियों को भी यह सलाह देनी चाहिए कि पक्षी से उनके प्राकृतिक जीवन को ना छीनें और उन्हें स्वतंत्र आसमान में मुक्त कर दें ताकि पक्षी अपने अनुसार जीवन जी सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? क्या हम दूसरों को भी इस कविता से प्रेरित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि आज़ादी का मूल्य सबसे अधिक होता है और आज़ादी की कोई कीमत नहीं लगा सकता। हर प्राणी के लिए आज़ादी सर्वोपरि है। पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं। तो संदेश इस कविता से मिलता है कि पक्षियों को हमेशा आज़ाद जीवन जीने के लिए आसमान में छोड़ देना चाहिए। किसी भी पक्षी को परतंत्र या गुलाम नहीं बनाना है, बंधनों में नहीं जकड़ना है। और हम इस बात के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में ना रखा जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से आसमान में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने मन मुताबिक अपना जीवन जी सकें। क्या आप इस कविता का कोई अन्य शीर्षक दे सकते हैं? हाँ, कविता का अन्य शीर्षक भी दिया जा सकता है। जैसे इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसी प्रकार से भी आप अपने मन मुताबिक शीर्षक दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा शीर्षक हो सकता है स्वतंत्र पक्षी, स्वच्छंद पक्षी, गुलामी एक अभिशाप। इस तरीके से भी आप शीर्षक दे सकते हैं।
फिर अगला प्रश्न है कि आखिर गुलामी का जीवन जीना क्यों कठिन होता है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर पक्षी के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि गुलामी का जीवन जीना क्यों कठिन है। गुलामी का जीवन जीना इसीलिए कठिन है क्योंकि गुलामी के जीवन में हम अपने मन मुताबिक जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों के संकेतों या इशारों के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है। जिस प्रकार से पक्षी आसमान में उड़ना चाहता है लेकिन वह पिंजरे में बंद है, पंखों को फैलाकर आसमान में ऊंची उड़ानें भरना चाहता है लेकिन यहाँ वह छोटे से पिंजरे में बंद है। वह पेड़ की निबोरियों को खाना चाहता है, कड़वी निबोरियों को खाना चाहता है, लेकिन यहाँ उसे जो खाना मिल रहा है सोने की कटोरी में वह उसे रुचिकर नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। वह अपने साथियों के साथ तरु की फुनगी पर झूला झूलना चाहता है लेकिन उसे वह गुलामी में नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसके लिए जीवन कठिन या कष्टदायक या दुरूह हो गया है। फिर एक प्रश्न और है, किसी को बंधनों में जकड़े देखकर आपको कैसा महसूस होता है? आप उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? किसी को बंधनों में जकड़ा हुआ देखकर हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है। हम यही चाहते हैं कि जो भी बंधनों में जकड़ा हुआ है वो स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि हर प्राणी को स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। हम उसकी स्वतंत्रता के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यदि हमारे बस में है, यदि हमारे वश में है तो हम उस प्राणी को, पक्षी हो चाहे जानवर हो, यथासंभव स्वतंत्र कराने का प्रयास करेंगे। यदि वह पक्षी हमारे ही किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के घर में कैद है तो हम उन व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं कि पक्षियों को आज़ाद कर दें, और भविष्य में हम कभी पक्षियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, ऐसी भी कसम खा सकते हैं या प्रण ले सकते हैं कि कभी किसी पक्षी या प्राणी को गुलाम नहीं बनाना है। और प्राकृतिक रूप से भी जो पक्षी या प्राणी जीवन जी रहे हैं उनको भी किसी प्रकार से कभी कष्ट नहीं पहुंचाना है। इस प्रकार हम अपना योगदान प्रकृति में या प्राकृतिक जीव जंतुओं के लिए दे सकते हैं। पक्षियों को पीने के लिए पानी रख सकते हैं, उन्हें दाना भी रख सकते हैं, लेकिन उनको, पक्षियों को गुलाम नहीं बनाना है। वो आज़ादी पूर्वक अपने मन से रखा हुआ पानी पी सकते हैं या दाना खा सकते हैं और अपनी उड़ान भरते रह सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी गुलाम नहीं बनाना है। इस प्रकार से ये कविता, यहाँ पर कविता और कविता से जुड़ी बातें समाप्त होती हैं। हमने जाना कि पंछी उन्मुक्त गगन के होते हैं और उन्हें आज़ादी पसंद होती है, उनकी आज़ादी को नहीं छीनना है। सभी के लिए आज़ादी का महत्व होता है। अब कविता को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।